हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कपास की उन्नत खेती। कपास 2024-25 में कॉटन फार्मिंग किस प्रकार करना चाहिए, क्योंकि इस समय जो पिंक बॉलवर्म है, गुलाबी सुंडी को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, और जो सूखने की समस्या से काफ़ी ज़्यादा किसान इस फसल को धीरे धीरे छोड़ते भी जा रहे हैं, तो कैसे सूखने की समस्या, उकठा बिल्ट को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लावरिंग फ्रूटिंग ड्रॉपनेस की समस्या आती है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके अलावा पैदावार को कैसे बढ़ाएं, और जो आप वीडियो पर देख रहे हैं कौन सी वैरायटियाँ हैं, और साथ ही बात करेंगे इतनी अच्छी फसल तैयार करने के लिए कौन कौन सी हमको पद्धति अपनाना चाहिए, कौन कौन से ज़रूरी काम करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी के लिए दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक पूरा वॉच करें, क्योंकि इस वीडियो में स्प्रिंग शेड्यूल के साथ साथ सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्मों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉटन फार्मिंग दोस्तों, जी हाँ, हमारे भारत पर बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़ी मात्रा पर कपास की खेती की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जितना उत्पादन, चाहे यूएस, जर्मनी या फिर हम बात कर लें फ्रांस की, जितना उत्पादन यह कंट्री या फिर गल्फ कंट्री या फिर फॉरेन विदेशी कंट्री, विदेशी लोग निकाल पाते हैं, उतने हमारे भारत के किसान उत्पादन निकालने में सक्षम नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी को हमको अपनाना पड़ेगा, और सही समय पर सही स्प्रिंग चलाना पड़ेंगे, और सही नॉलेज लगाकर यदि हम खेती करेंगे तो उत्पादन हमको अच्छा मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा परंपरागत तरीकों को कहीं ना कहीं हमको पीछे छोड़ना पड़ेगा, और समय के हिसाब से अपडेट और अपग्रेड होना पड़ेगा। क्यों नहीं होना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि एक जो 10,000 का फ़ोन है वो 3 महीने पर अपडेट मांगने लगता है। यदि हम अपनी लाइफ को और हम अपनी फार्मिंग को यदि अपडेट नहीं करेंगे तो फार्मिंग में वही तरीके से आप फिर उत्पादन कम की बात करें, आमदनी या फिर घाटे का सौदा फार्मिंग की बात करें, वो तो जाहिर सी बात है दोस्तों। तो हमको अपडेट अपग्रेड रहना पड़ेगा समय के हिसाब से। चलिए टॉपिक पर आते हैं। हम बात कर रहे हैं कॉटन फार्मिंग, कपास की उन्नत खेती। दोस्तों देखिए, कपास की खेती यह खरीफ सीजन की प्रमुख फसल है, और इसकी रोपाई या फिर बुआई की हम बात करें, सही टाइमिंग 15 अप्रैल से लेकर 15 जून के मध्य का समय बहुत अच्छा रहता है, लेकिन 15 मई यानी मानसून आगमन से पहले किसान भाई बुआई कर देते हैं। तो यह समय मई महीना बहुत अच्छा माना जाता है। कुछ इलाकों पर मई महीने पर, मई स्टार्टिंग से बुआई शुरू हो जाती है, तो यह टाइमिंग बहुत बेस्ट है। उन्नतशील किस्मों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। अब ऐसा नहीं कहेंगे कि इन वैरायटी पर रोग बीमारी नहीं आती हैं, प्रॉपर स्प्रिंग शेड्यूल चलाएंगे उत्पादन अच्छा निकाल पाएंगे, सीधी सीधी बात है। तो कौन सी वैरायटी हैं? राशि की 926 वैरायटी आती है बीटी कॉटन, राशि की 773 है, क्रिस्टल की 09 है, निजू बिडू सीड्स की राजा वैरायटी आती है, अजीत की 155 है, यूएस की 51 है, बीटी कॉटन को आप लगा सकते हैं, यूएस की 51, राशि की 776 को लगा सकते हैं। सब बढ़िया वैरायटी हैं। बाकी और भी वैरायटी हैं, उनका उत्पादन हमको अच्छा नहीं लगा, लेकिन कुछ इलाकों पर कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो उत्पादन देने में और भी अन्य किस्मों की या फिर अन्य प्राइवेट कंपनियों की वैरायटी अच्छी रही। लेकिन यह जो किस्में हैं, पिछले 3-4 साल का जो हमने डेटा इकट्ठा कलेक्ट किया है, वहाँ पर यह जो वैरायटियाँ हैं वो टॉप क्लास का उत्पादन देखने के लिए हमको मिला है। यह जो आपको रिजल्ट हम बता रहे हैं, कोई 1, 2, 4, 5 खेत का नहीं, बड़े लेवल पर जो डेटा कलेक्ट किया उस बेस से हम इन वैरायटियों के बारे में बात कर रहे हैं। यदि आपने इन किस्मों को लगा रखा था तो उत्पादन कितना निकाला है वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और आपने अधिकतम कितना उत्पादन निकाला है वो भी किसानों से, वैरायटी का नाम और आप किस जगह से वो जरूर लिखें, ताकि अन्य किसानों की भी यार मदद हो सके। तो देखिए, शानदार तरीके से फसल तैयार करने के लिए समय समय पर भूमि की जांच भी ज़रूरी है, और समय समय पर न्यूट्रिशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खेत की तैयारी कपास के लिए आप खेती कर रहे हैं तो बेड बनाकर कपास की खेती करें, नॉर्मल तरीके से नहीं, बेड बनाकर खेती करें। बेड की चौड़ाई दोस्तों आपको लगभग रखनी है 1.5 से 2 फीट रखनी है, और चाहे 1 फीट रहे लेकिन बेड में ही आप लगाइए, और बेड से बेड की जो दूरी है वो 4.5 फीट, 4 फीट के आसपास आपको रखनी चाहिए। और खेत की तैयारी जब आप कर रहे हैं तो देखिए, कल्टीवेटर फिर गहराई में चलने वाले प्लाउ से आप प्लॉविंग कराइए, यानी कल्टीवेटर रोटावेटर से आप ठीक तरीके से मिट्टी को तैयार कराइए, भुरभुरी करा लीजिए। खासकर उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बरसात हो गई, खेत से पानी बाहर ही नहीं निकल पाए, एकदम फलते फूलती जो फसल है ना, एकदम
चौपट हुई, खराब हुई, बर्बाद हो गई। तो उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब खेत की आप तैयारी कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ाने के लिए आप ढैंची की बुआई करा सकते हैं या फिर देसी गोबर की खाद का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप कपास की खेती कर रहे हैं तो खेत की तैयारी के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो खाद आप बुआई के समय कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, तो देखिए 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद तो आपको प्रयोग करना ही चाहिए। इसके साथ एसएसपी 50 किलोग्राम, डीएपी 50 किलोग्राम और जिप्सम 30 किलोग्राम। कहीं कहीं पर दीमक की समस्या है तो कार्बोफ्यूरॉन 3 किलोग्राम आपको प्रयोग करना चाहिए बुआई के समय। कितना डिस्टेंस रखें, पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट और लाइन से लाइन की दूरी, सेंटर की दूरी 4.5 फीट रखनी चाहिए। जो गहराई है बीज की वो 3.5 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर आपको बुआई करनी चाहिए। तो इस हिसाब से आप इस डिस्टेंस से बुआई करेंगे तो कुछ इस प्रकार जो आप फसल देख रहे हैं, इतनी शानदार तरीके से आपकी फसल देखने के लिए मिलेगी। इतनी ज़्यादा साफ सफाई रखने के लिए जो आप कोल्पा देख रहे हैं ना, इस प्रकार देसी यंत्र जुगाड़, इस प्रकार आप मिट्टी को भी चढ़ा सकते हैं। इससे क्या होता है, मिट्टी जब दोनों साइड से हम चढ़ाते हैं तो वायु संचारण बढ़ता है, पैदावार बढ़ती है, फसल को एक अलग चाल और बढ़वार देखने के लिए मिलती है दोस्तों। तो देखिए, जो एमपी, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात कर लें या फिर राजस्थान की बात कर लें, फिर कुछ और राज्यों की बात कर लें, तो जो कपास की खेती है वो बरसात पर निर्भर करती है। बरसात अच्छी हुई तो फसल आ गई और बरसात अच्छी नहीं हुई तो फसल चौपट भी हो जाती है। कुछ ऐसे इलाके हमने पिछले ईयर विजिट किया था, वहाँ पर सोयाबीन की फसल और कपास की फसल में बहुत ज़्यादा घाटा था। जहाँ पर बरसात बिल्कुल नहीं हुई वहाँ तो एकदम सोयाबीन और कपास एकदम चौपट हो गई थी। यदि आपकी भूमि असिंचित है तो फिर तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि फिर तो हमको ऊपर वाले के भरोसे ही रहना पड़ेगा। लेकिन सिंचाई के साधन यदि आपके इलाके पर हैं तो ड्रिप को भी आप बिछवा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार यदि बरसात नहीं हो रही है तो उस समय और बुआई के समय आप समय समय पर सिंचाई कर सकते हैं। तो बुआई के समय इन खादों को प्रयोग करें, इतना डिस्टेंस रखें, साफ सफाई बनाए रखें। खरपतवार कंट्रोल के लिए रासायनिक दवाई स्प्रे ना करके मजदूर की मदद से, या फिर आप कुछ इस प्रकार डोरा कह लें या फिर हम पंजा कह लें या फिर देसी जुगाड़ कह लें, तो अपने देसी जुगाड़ से, बैलों की मदद से आप या फिर मशीनों की मदद से प्रॉपर आप साफ सफाई रखिए। इससे खरपतवार को जितना ज़्यादा आप कंट्रोल करेंगे, साफ सफाई रखेंगे, उतनी शानदार तरीके से फसल देखने के लिए हमको मिलेगी। अब देखिए, जो फ्लावरिंग ड्रॉपनेस की समस्या है दोस्तों, वो प्रकृति भी हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि फ्लावरिंग ड्रॉप बिल्कुल नहीं होती है, ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा यदि फ्लावरिंग ड्रॉपनेस हो रही हो तो फिर उस समय या फिर फ्लावरिंग के समय हम समय समय पर सिंचाई करेंगे, न्यूट्रिशन की पूर्ति करेंगे, टॉनिक का स्प्रे करेंगे, और यदि थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत है तो फिर अल्फा नेफ्थिल एसिटिक एसिड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे कर सकते हैं 15 लीटर पानी में 4 ml की दर से। इससे क्या होगा, इससे जो ड्रॉपनेस की समस्या है वो कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन बरसात ही नहीं हो रही, हमने खाद ही नहीं दी, अब ड्रॉपनेस हो रही, टॉनिक भी स्प्रे कर रहा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिंचाई करें, न्यूट्रिशन की पूर्ति करें और फिर भी ड्रॉपनेस की समस्या हो, तब आपको यह कदम उठाना है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करना है। यदि फ्लावरिंग ड्रॉपनेस की समस्या हो रही हो और थोड़ा सा ज़्यादा हो तो चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे भी किया जा सकता है। मिल्क और ह्यूमिक एसिड के साथ अच्छा रिजल्ट हमको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा बेल्ट एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों, और बेल्ट को ऐसा नहीं कहें कि ये दवाई स्प्रे कर दो कंट्रोल हो गई, वो दवाई स्प्रे कर दो कंट्रोल हो गई। समझिए दोस्तों, यदि बेल्ट की समस्या बहुत ज़्यादा आपके खेत में रहती है तो इसको एक गंभीरता से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिवेंट में आप एक काम करें कि ढैंचा की बुआई करके एकदम रोटावेटर चलवा दें जब फसल तैयार हो जाए। इससे ऑर्गेनिक की मात्रा बढ़ेगी। और बुआई से पहले आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा बहुत अच्छा काम करती है प्रिवेंटिव में। और इसके साथ बीच बीच में यानी हमारी फसल पर बिल्ट ना आए, उकठा, सूखने की समस्या ना आए। कपास का फलता फूलता पौधा सूख जाता है, बहुत दुख होता है, तो इसके लिए एलेट और रोको की ड्रिंचिंग या फिर खाद के साथ मिलाकर भी आप प्रयोग करेंगे तो बिल्ट से बहुत अच्छा कंट्रोल मिलता है। ऐसा नहीं कहेंगे कि आप एकदम बिल्कुल बारे न्यारे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन कंट्रोल अच्छा मिलता है, रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो यह
काम आप कर सकते हैं। प्रिवेंटिव एलेट हो गई, रोको फंगिसाइड हो गई, ट्राइकोडर्मा को आप चला सकते हैं। 1 एकड़ में आप कपास की खेती कर रहे हैं तो 800 ग्राम से लेकर 900 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आपके एरिया में थोड़ा सा 50-100 किलोमीटर चलकर देखिए कौन सी वैरायटी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। यानी अनुभवी किसान से आप जरूर मिलते रहें। कभी कभी कपास की फसल पर बढ़वार की समस्या आती, एकदम फसल बढ़वार नहीं लेती है, तो ऐसी कंडीशन पर 35 दिन की मध्य आप एक स्प्रे ले सकते हैं। NPK 19-19-19 100 ग्राम, पोषक सुपर 25 ml, सिलिकॉन पाउडर 50 ग्राम, 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर दीजिए, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। कपास की फसल पर स्प्रेइंग शेड्यूल बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितना ज़्यादा जरूरी है पैदावार निकालना, उतना ही ज़्यादा जरूरी है रोग बीमारी को कंट्रोल करना, क्योंकि यह वो रोग बीमारी है जो हमारी फसल को चट करने की पूरी क्षमता और ताकत रखती हैं, जैसे कि सफ़ेद मच्छर हो गया, हरा मच्छर हो गया, इसके अलावा गुलाबी सुंडी है, बॉल वर्म है, एफिड जैसिड थ्रिप्स है, फंगस में रस्ट है, ब्लाइट है, पाउडर मिल्ड्यूड, लीफ कर्लिंग वायरस की समस्या आती है, बिल्ट पीलापन, मैग्नीशियम कमी के कारण पत्तियां जो हैं वो गुलाबी टाइप की, जिंक की कमी के कारण, तो बीमारी कई हैं, समस्याएं आती रहती हैं। तो इनको हम सही समय पर यदि सही स्प्रिंग शेड्यूल चलाएंगे तो आने वाली बीमारियों से ही बचा जा सकता है और फसल से एक अच्छी पैदावार, एक अच्छी बढ़वार हमको देखने के लिए मिलेगी। कपास की फसल पर स्प्रिंग शेड्यूल जो है वो 15 लीटर की दर से है। फर्स्ट स्प्रिंग बुआई से 40 से 50 दिन की फसल होती है। अब 40-50 दिन बाद क्यों? क्योंकि जब फसल छोटी रहती है ना, उस समय समस्या बहुत कम रहती है। 40-50 दिन बाद से ही स्प्रिंग शेड्यूल स्टार्ट करें। 40-50 दिन की फसल होती है तो रोको फंगिसाइड 40 ग्राम, यूपीएल की लांसर गोल्ड 50 ग्राम, पोषक सुपर आपको लेना है 25 ml, 15 लीटर की दर से स्प्रे करें। सेकंड स्प्रे 70 से 80 दिन की फसल होती, यूपीएल की उलाला 5 ग्राम, कराटे इंसेक्टिसाइड जिसमें लैम्डा सालोथ्रीन 5% EC है 25 ml, फेंटक प्लस टॉनिक आपको लेना है 10 ml। थर्ड स्प्रे 110 से 115 दिन की फसल होती है। फोर्थ स्प्रे 125 से 130 दिन की फसल होती है तो बायर कंपनी की फेनोस्क्विक 10 ml और इसके साथ एंट्राकोल फंगिसाइड 40 ग्राम, एसिटाइमप्रेट 20% SP 10 ग्राम, 15 लीटर पानी में स्प्रे करना चाहिए घोल करके। तो यह 4 स्प्रे हैं कपास की फसल पर, आराम से तैयार हो जाती है। गुलाबी सुंडी का भी प्रकोप यदि होता है तो फिर यह दवाई भी काम कर जाती हैं, जो कि हमने कॉम्बिनेशन में अटैच कर रखी थी। इसमें फंगिसाइड भी थी, टॉनिक भी थी और कीटनाशक भी थी। यानी जो भी समस्या आती है उनको कंट्रोल करने के लिए यह कॉम्बिनेशन अच्छा काम करता है। आप डोज को कम ज़्यादा नहीं कर सकते, बल्कि गैप को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जो अच्छे रिजल्ट आपको मिले तो सिंचाई आप करें, और उसके बाद यदि सिंचाई के साधन भी नहीं है तो शाम टाइम स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट अमूमन अच्छे देखने के लिए हमको मिलते हैं। खाद शेड्यूल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए फर्टिगेशन शेड्यूल समय समय पर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट खाद 30 से 35 दिन की फसल होती है तो सीवीड आपको 10 किलोग्राम लेना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम, यूरिया 15 किलोग्राम। इनको जो फर्स्ट खाद इसको आप एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। जड़ों से 3 से 4 इंच दूर खोद करके देना है। इसके अलावा सेकंड खाद 50 से 55 दिन, थर्ड खाद 70 से 80 दिन और फोर्थ खाद 100 से 120 दिन की फसल होती है। तो आप कॉम्बिनेशन देख सकते हैं और सबके सब जो कॉम्बिनेशन दिन हैं वो प्रति एकड़ की दर से हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। यदि आप इस प्रकार फर्टिगेशन शेड्यूल दोस्तों चलाएंगे तो जो आपको फ़ायदा है वो बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि फसल बढ़वार बहुत अच्छी लेगी और चाल के साथ साथ फटाव भी बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। तो इस प्रकार फर्टिगेशन शेड्यूल चलाएं। उत्पादन कपास का उत्पादन 14 से लेकर 16 क्विंटल तक उत्पादन आप निकाल सकते हैं, लेकिन भूमि कमज़ोर या फिर न्यूट्रिशन की पूर्ति कम कर रहे हैं तो पैदावार घट भी सकती है। लाइफ साइकिल 150 से 160 दिन में कपास तैयार होती है, यानी लगभग 150 से 160 दिन का समय लग जाता है। बाजार भाव के ऊपर बात करें तो जो बाजार भाव है वो 5500 रुपये से लेकर 7000 रुपये क्विंटल तक हमको रेट देखने के लिए मिलता है। तो रेट कम ज़्यादा भी होते रहते हैं। अभी आपके आसपास कपास के क्या रेट चल रहे हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आप भी कपास खेती करते हैं तो आपको पिछले साल कपास का क्या बाज़ार भाव मिला हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि अन्य किसानों की भी हेल्प हो सके।
कपास की फसल पर एक एकड़ में 18,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये के आसपास लागत लगती है। और इसके साथ एक दो काम और आप कर सकते हैं, जैसे ट्रैप आपको ज़रूर लगाना चाहिए, जैसे पीला और नीला ट्रैप आता है। मज़दूरों की मदद से ही आपको निराई गुड़ाई करनी चाहिए। और आप गुलाबी सुंडी के लिए आपको प्रिवेंटिव में ही स्प्रे लेने चाहिए। कपास की जो बॉल होती है जिसे डेंडू कहते हैं, यदि उस पर एक बार गुलाबी सुंडी का यदि अंदर चली गई, प्रवेश हो गया, तो फिर वो कंट्रोल नहीं होने वाली। तो इसलिए प्रिवेंटिव में हल्की दवाइयाँ, हल्की टेक्निकल बेस्ड दवाइयों का स्प्रे आपको लेते रहना चाहिए। इससे कपास की फसल पर आने वाली जो भी गुलाबी सुंडी का प्रकोप है वो प्रिवेंटिव में आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार यदि दोस्तों आप कपास की खेती करेंगे, समस्या पर मिट्टी चढ़ाएंगे, न्यूट्रिशन की पूर्ति करेंगे, स्प्रेइंग शेड्यूल चलाएंगे, तो बहुत अच्छी पैदावार आप कपास की फसल से निकाल सकते हैं। और लंबे रेशा वाली कपास की ही आपको खेती करनी चाहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।